नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात में भाजपा के शराबबंदी की खुली पोल, धुत पाए गए बीजेपी नेता, वीडियो हुआ वायरल तो देना पड़ा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात के एक बीजेपी नेता का कथित रूप से नशे में धुत होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और आपको बता दें दोस्तों कि इसे लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ताबड़तोड़ सवाल दागने शुरू कर दिए हैं और बीजेपी नेता को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस घटना के बाद से राज्य में शराबबंदी की व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, या फिर यूं कहिए कि गुजरात में शराबबंदी की पोल खोल दी है भाजपा के अपने ही नेता ने। दोस्तों, ये पूरा मामला जुड़ा है छोटा उदयपुर के बीजेपी जिलाध्यक्ष के वायरल हो रहे एक वीडियो से। और इस वीडियो में बीजेपी नेता रश्मिकांत वसावा साफ तौर पर नशे की हालत में दिख रहे हैं। उनकी हालत ऐसी है कि वो बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं का सहारा लेकर चल रहे हैं और वो यहाँ द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने के एक अभिनंदन समारोह में शामिल होने आए थे, तभी ये वीडियो बनाया गया। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं और गुजरात का ये इलाका आदिवासी बहुल इलाका है और इस कार्यक्रम में बीजेपी की मंत्री निमिषा सुथार भी मौजूद थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जश्न मनाने पहुंचे थे लेकिन नशे में धुत थे, जिसने गुजरात में शराबबंदी की खोल दी पोल। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उखड़ने पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर कब चलाएगी सरकार। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारिश के कारण जगह जगह से उखड़ जाने पर तंज कसते हुए रविवार को पूछा कि इसे बनाने और बनवाने वालों की संपत्तियों पर बुलडोजर कब चलेगा। यादव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के एक हफ्ते के अंदर जगह जगह उखड़ जाने पर सवाल उठाते हुए एक ट्वीट में कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की खामियों और खराबियों का खामियाजा जनता क्यों भुगते, जनता टैक्स का पैसा भी दे और इलाज का भी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जितनी जल्दबाजी उद्घाटन में दिखाई थी, उससे भी जल्दी ये एक्सप्रेसवे जगह जगह उखड़कर हाथ में आ गया। और इसी के साथ आपको बता दें कि इसको बनवाने वालों और बनाने वालों पर बुलडोजर कब चलेगा, ये सवाल खड़ा किया है अखिलेश यादव ने। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 16 जुलाई को लोकार्पण किया था और जालौन में ये एक्सप्रेसवे पिछले दिनों हुई बारिश के दौरान कई जगह से धंस गया था। हालांकि एक्सप्रेसवे के उखड़ते हुए हिस्से को जल्द ही ठीक करा लिया गया था। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के साथ वाले कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं सीएम नीतीश। बिहार में जबरदस्त सियासी भूचाल के संकेत, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं हुए शामिल और एनडीए में यहाँ पर सब कुछ ठीक है कि नहीं, इसको लेकर बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने उन्हें शपथ दिलाई। देश की पहली महिला राष्ट्रपति जिनके उम्मीदवार बनने पर नीतीश कुमार ने खुशी जाहिर की थी, उनके शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं मौजूद हुए। जी हां दोस्तों, पिछले 10 दिनों में तीसरी बार है जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अहम कार्यक्रमों से दूर रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं होता। नीतीश कुमार का महज 10 दिनों में 3 अहम कार्यक्रमों से गैर मौजूद रहने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो एनडीए से खुद को अलग करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की शपथ ग्रहण समारोह से पहले नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित विदाई समारोह में भी शामिल नहीं हुए थे, जबकि रामनाथ कोविंद ने नीतीश कुमार का व्यक्तिगत संबंध भी बहुत अच्छा उनसे रहा है, लेकिन फिर भी वो उस समारोह में शामिल नहीं हुए। तो दोस्तों, आखिरकार क्यों भाजपा से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार? क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और क्या बिहार की सियासत किसी नए दिशा में करवट ले सकती है? आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी में यूथ कांग्रेस भोपाल में लगाएगी बेरोजगार महापंचायत। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव के बाद बीजेपी कांग्रेस ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस लंबे समय से प्रदेश में सत्ता से बाहर है, लिहाजा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अभी से अपनी सभी आगे रहने वाले संगठनों को एक्टिव रहने के निर्देश दे दिए हैं। निर्देशों के बाद अब यूथ कांग्रेस मध्य प्रदेश में जल्द ही सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। यूथ कांग्रेस बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाने के लिए जल्द ही बेरोजगार महापंचायत का आयोजन करेगी। बेरोजगार महापंचायत का आयोजन करने के लिए यूथ कांग्रेस ने प्रदेश के जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों से बेरोजगारों को जोड़ने के निर्देश दे दिए हैं। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने बताया कि महापंचायत का आयोजन राजधानी भोपाल में किया जाएगा और
इसके लिए विस्तृत रणनीति तैयार हुई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आदिवासियों के आंदोलन के समर्थन में आई कांग्रेस। विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि विधानसभा में उठाऊंगा ये मामला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार और बमौरी विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों सामने आई हृदय विदारक घटनाओं के विरोध में जयस आदिवासी संगठन प्रदेश भर में लामबंद हो गया है और आदिवासी समुदाय के विरोध को कांग्रेस ने समर्थन भी दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल के चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने बनाई रणनीति। 7 अगस्त को शिमला पहुंचेंगे भूपेश बघेल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल के अंत में होने वाले हिमाचल प्रदेश चुनाव की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में कई घंटे तक मंथन किया, जिसमें नवनियुक्त वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, पर्यवेक्षक सचिन पायलट, प्रताप सिंह बाजवा, प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ प्रदेश के करीब दर्जन भर नेता शामिल हुए। कांग्रेस 27 जुलाई से पूरे प्रदेश में बेरोजगारी यात्रा शुरू करने जा रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल 7 अगस्त को शिमला का दौरा करेंगे। कांग्रेस नेताओं की बैठक के बाद महंगाई और बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा बताते हुए राजीव शुक्ला ने कहा कि बीजेपी सरकार की नीतियों से लोग परेशान हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। वहीं उन्होंने 2/3 सीटें जीतने का दावा भी किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विपक्ष ने जीतने के लिए बनाई खास रणनीति। कमान सोनिया गांधी ने संभाली। मोदी से वोट मांगेंगी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी वोट की अपील करेंगी और इसके साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी वो बात करेंगी। मार्गरेट अल्वा का कहना है कि जो उन्हें वोट नहीं दे रहे हैं उन्हें भी वो समर्थन के लिए कहेंगी। बता दें कि 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और इसके बाद वोटों की काउंटिंग होगी और इसी दिन रिजल्ट आ जाएगा। इस चुनाव में विपक्ष भावनात्मक अपील कर रहा है। मार्गरेट अल्वा के नाम की घोषणा कर इस बार दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पर महिला को आसीन कर इतिहास रचने की थीम पर प्रचार किया जा रहा है। अल्वा के विपक्ष में महिला, अल्पसंख्यक और दक्षिण भारत को प्रतिनिधित्व देने की भावनात्मक अपील करते हुए कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस चुनाव में उन दलों का समर्थन जीतने का प्रयास करेंगे जो राष्ट्रपति के चुनाव में दूर छिटक गए थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विचाराधीन कैदियों की रिहाई का मामला। यूपी सरकार और इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जेलों में लंबे समय से बंद विचाराधीन कैदियों को बिना देरी के रिहा न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकार लगाई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जेल में बंद उन 853 कैदियों का ब्यौरा देने को कहा जो पिछले 10 साल से अधिक समय से राज्य के अलग अलग जेलों में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि यदि आप इसे संभालने में सक्षम नहीं हैं तो हम ये बोझ उठाएंगे और हम इसे संभाल लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि आपने 853 मामलों का विश्लेषण नहीं किया और आप लगातार अदालत से समय मांगते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार को इन कैदियों को ब्यौरा देने के लिए अब 2 हफ्ते का समय दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने लिखा नेताओं को पत्र। 26 जुलाई को होगा प्रदर्शन। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में विरोध की तैयारी कर ली है और 26 मई को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में दूसरे दिन की पूछताछ करेगी और इस दिन शांतिपूर्ण सत्याग्रह के लिए देश भर में कांग्रेस नेताओं को पत्र लिखा गया है। कांग्रेस नेताओं को लिखा गया है कि पूरा देश देख रहा है कि सोनिया गांधी को राजनीतिक बदले की भावना के तहत मोदी और बीजेपी सरकार की तरफ से निशाना साधा जा रहा है और सरकार की असफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता तानाशाही शासन के एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ खड़े हैं और आगे भी प्रदर्शन को जारी रखने के लिए शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं। मुसलमानों को बना दिया सेकेंड क्लास सिटीजन। ओवैसी का पीएम मोदी पर गंभीर आरोप। जी दोस्तों, संसद के सत्र के बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर मीडिया से बात करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सावरकर और गोलवलकर की नीति पर काम कर रहे हैं और उसी नीति पर काम करते हुए उन्होंने देश के मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया है। दोस्तों, अपने इस आरोप पर तर्क देते हुए ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार की स्वनिधि स्कीम के तहत रेहड़ी पटरी पर दुकान ठेला लगाने वालों को लोन दिया जाता है। आरटीआई जवाब में जानकारी मिली है कि 32 लाख लोगों में सिर्फ 331 अल्पसंख्यकों को
लोन दिया जाता है। देश में कितने प्रतिशत मुसलमान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में है, ये भी सवाल उन्होंने पूछा। जबकि NSO के डाटा के मुताबिक मुसलमान शहरी क्षेत्र में 50% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में है और हिंदू भाई 33% ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा प्रवक्ता ने सोनिया गांधी को कहे अपशब्द, कांग्रेस ने नड्डा से की इस बात की शिकायत। जी हाँ दोस्तों, स्मृति ईरानी की बेटी का कथित तौर पर अवैध बार मामले में नाम सामने आने के बाद बीजेपी व कांग्रेस आमने सामने है। अब भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने सोनिया गांधी के खिलाफ अमर्यादित बयान दिया है, जिस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है और माफ़ी मांगने की मांग की है। दरअसल गोवा में अवैध बार मामले में टीवी पर एक डिबेट के दौरान भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी की और इसके बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मानहानि का केस दायर करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की भाषा का प्रयोग किए जाने पर मानहानि का केस दर्ज करवाया जाएगा। JP नड्डा को लिखे गए पत्र में कहा गया कि संस्कृति की बात करने वाले भाजपा के शीर्ष नेताओं और प्रवक्ताओं ने देश की सम्मानित महिलाओं, खासकर एक राष्ट्रीय पार्टी के 75 वर्षीय अध्यक्ष के खिलाफ बार बार आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। विपक्ष के नेताओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना भाजपा की महिला विरोधी सोच को दर्शाता है और इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियों से देश की राजनीति का स्तर नीचे जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष से हमारी अपील है कि आप अपनी पार्टी के नेताओं की शर्मनाक और अभद्र बयानबाजी के लिए देश की महिलाओं से माफ़ी मांगे। साथ ही आप अपने प्रवक्ताओं और नेताओं से कहें कि वो राजनीति की गरिमा को ठेस न पहुंचाएं और अभद्र भाषा से परहेज करें, वह राजनीति का सम्मानजनक स्तर बनाए रखें। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बागियों का साथ देकर विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष ने तोड़े नियम, संजय राउत ने लगाए गंभीर आरोप। जी दोस्तों, शिवसेना संजय राउत ने रविवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष ने शिवसेना के बागी विधायकों और सांसदों के समूह को मान्यता देकर संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। राउत ने कहा कि ये कार्रवाई एक मंदिर के पुजारी द्वारा दान पेटी को लूटने और मंदिर के न्यासियों द्वारा इसके गुंबद को काटने के समान है। और राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित अपने साप्ताहिक स्तंभ में दावा किया कि देश में लोकतंत्र के मंदिरों में भी ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को बचाने की कोशिश कर रही है ताकि शिवसेना को खत्म किया जा सके। इसी के साथ दोस्तों, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार पिछले महीने शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे के साथ 39 अन्य विधायकों के पार्टी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करने के बाद गिर गई थी। और आपको बता दें कि शिंदे ने 30 जून को मुख्यमंत्री पद की और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। लोकसभा में शिवसेना के 19 सांसदों में से 12 शिंदे खेमे को समर्थन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिंदे ने मंगलवार को कहा था कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के निचले सदन में राहुल सेवाले को शिवसेना नेता के रूप में मान्यता दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी और भाजपा में टक्कर, आम आदमी पार्टी का तंज कहा हर जगह PM मोदी की फोटो लगाने के लिए कानून आने ही वाला है। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी रविवार एक बार फिर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में जो चल रहा है उससे एक बात साबित हो रही है, अगर प्रधानमंत्री और बीजेपी को किसी से डर लग रहा है तो वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। सौरभ ने आगे कहा कि सिंगापुर सरकार ने अरविंद केजरीवाल को न्योता दिया लेकिन PM ने नहीं जाने दिया। अब दुनिया में मजाक उड़ रहा है कि प्रधानमंत्री CM को विदेश नहीं जाने दे रहे हैं और अब शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के पीछे सभी एजेंसी को छोड़ दिया गया है और बोला गया है कि कोई भी तरीका निकालो और इनको जेल में डालो। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कार्यक्रम वन महोत्सव में उपराज्यपाल को बुलाया। मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में आना था लेकिन रात में पुलिस भेजकर दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए पोस्टर बैनर को हटाया गया। मुख्यमंत्री के पोस्टर को फाड़ा गया, अपना पोस्टर लगाया गया। ये कितनी छोटी बात है। मोदी जी ने आज अपनी इमेज ऐसी बना ली है कि इनको फोटो का शौक है। जहां कार्यक्रम में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बैन की बात हो रही है वहां कार्यक्रम में बैनर हटाकर प्लास्टिक का लगाया गया है। सौरभ ने सवाल किया कि क्या मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या अन्य PM के पोस्टर लगवाते थे? ये तानाशाही पर उतर आए हैं। मुझे लगता है अब ऐसा कानून आने वाला है कि हर जगह इनकी तस्वीरें लगे। अब कार्यक्रम में होर्डिंग फाड़कर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाई जा रही है और इस कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम
बनाया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि टीएमसी बोली कि मंत्री के खिलाफ लगे आरोपों की समय से जांच पूरी करे ईडी, वेट एंड वॉच नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को बंगाल के गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय मामले में समयबद्ध जांच की मांग की है और कहा है कि अगर हमारे किसी नेता ने कुछ भी गलत किया है तो हमारी पार्टी राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके साथ ही टीएमसी ने कहा कि जांच प्रक्रियाओं को पूरा करने में देरी स्वीकार्य नहीं है। सीबीआई साल 2014 से करोड़ों रुपए के शारदा चिट फंड मामले की जांच कर रही है, जबकि नारद टेप मामला जो 2016 के चुनाव से पहले सामने आया था अभी भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला दर्ज, सरकार ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, केजरीवाल बोले घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है और इसकी पुष्टि स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। 31 साल के व्यक्ति को मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और बताया जा रहा है कि संक्रमित व्यक्ति का कोई यात्रा इतिहास नहीं है। शख्स को बुखार और त्वचा के घाव के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और दिल्ली में एक केस मिलने के बाद अब तक देश में मंकी पॉक्स के 4 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 3 मामले दक्षिण राज्य केरल में दर्ज किए गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जीएसटी बढ़ोतरी पर फिर भड़की कांग्रेस, कहा वैज्ञानिकों तक को सरकार ने नहीं छोड़ा। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर फिर से निशाना साधा। पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि सरकार ने वैज्ञानिकों को भी नहीं छोड़ा है और उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक उपकरणों पर भी सरकार ने जीएसटी बढ़ा दिया है। और क्या सरकार ये समझती है कि सिर्फ कल्पना मात्र से उपलब्धियां मिल जाती हैं? ये सवाल उन्होंने उठाए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी की आज हो रही है अग्निपथ योजना के तहत भर्ती परीक्षा। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधकर बोला कि प्रधानमंत्री के नए प्रयोग से देश की सुरक्षा खतरे में है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि 60,000 सैनिक हर साल रिटायर होते हैं, उनमें से सिर्फ 3,000 को सरकारी नौकरी मिल रही है। 4 साल के ठेके पर हजारों की संख्या में रिटायर होने वाले अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा? प्रधानमंत्री की प्रयोगशाला के इस नए एक्सपेरिमेंट ने देश की सुरक्षा और युवाओं का भविष्य दोनों खतरे में डाल दिया है। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर हमला बोला हो। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस योजना की घोषणा के बाद से ही इसके विरोध में है और इसे सेना को कमजोर करने वाली योजना बताती रही है। बता दें कि देश भर में सेना में भर्ती के लिए अग्निवीर योजना के तहत परीक्षा आयोजित की जा रही है और जब इस योजना की घोषणा हुई थी तब देश भर में जमकर बवाल हुआ था। सड़क पर उग्र युवाओं ने जमकर तोड़फोड़ की थी और सबसे ज़्यादा बवाल बिहार में हुआ था। कई ट्रेनों को फूंक दिया गया था, तोड़फोड़, फायरिंग, स्टेशन पर आगजनी जैसे हिंसक प्रदर्शन भी हुए। हालांकि देश भर में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद भी सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस की मांग, सोनिया गांधी पर अमर्यादित भाषा के प्रयोग के लिए माफ़ी मांगे भाजपा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अन्य नेताओं की तरह इस पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक टीवी चैनल पर बहस के दौरान शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए अमर्यादित टिप्पणी की है और इसके लिए मोदी और बीजेपी को देश की महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी के साथ कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने रविवार को कहा कि एक राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल पर 23 जुलाई को शाम 5 बजे आयोजित एक डिबेट के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के श्रीमती गांधी के प्रति बेहद अशोभनीय लहजे में अभद्र अमर्यादित भाषा के प्रयोग ने भाजपा के महिला विरोधी चाल चरित्र और चेहरे की पोल फिर से खोल दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ऐतिहासिक क्षण, गोल्डन बॉय पर गर्व, नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर सीएम गहलोत और पायलट ने दी बधाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अमेरिका के यूजीन में 18 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियन में सिल्वर मेडल पर कब्जा करके एक बार फिर इतिहास रच दिया है। नीरज ने 83.13 मीटर भाला फेंककर मेडल अपने नाम किया। नीरज इस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, जहां 19 सालों बाद भारत को टूर्नामेंट में मेडल मिला है। वहीं नीरज चोपड़ा के अमेरिकी ज़मीन पर कमाल करने के बाद उनके गांव सहित पूरे देश में जश्न शुरू हो गया है और नीरज के रजत पदक जीतने पर पानीपत में उनके घर पर जश्न मनाया जा रहा है, जहां लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीतने की बधाई दे रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मेघालय बीजेपी नेता के फार्म हाउस से 5 बच्चे छुड़ाए गए, 73 गिरफ्तार।
कई हुए चौंकाने वाले खुलासे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मेघालय के तुरा में बीजेपी उपाध्यक्ष द्वारा कथित तौर पर चलाए जा रहे वैश्यालय से 5 बच्चों को बचा लिया गया है और 73 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी नेता ने आरोपों से इनकार किया और मुख्यमंत्री संगमा पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया है। एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक विशाल पुलिस दल ने पश्चिमी गारो हिल्स जिले के रिम्पू बागान में 8 घंटे तक छापेमारी की, जो कि उग्रवादी से नेता बने मराक उर्फ रिम्पू के स्वामित्व वाले फार्म हाउस हैं। वेस्ट गारो हिल्स के जिला पुलिस प्रमुख विवेकानंद सिंह ने कहा कि पुलिस ने 5 नाबालिगों को बचाया है, 4 लड़के और 1 लड़की, जो रिम्पू बागान में गंदे कैबिन जैसे अस्वच्छ कमरों के अंदर बंद किए गए, जिसमें 30 कमरे हैं। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।